वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी का टेस्ट नंबर 333 लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 14 मई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, प्रतिवर्ष 11 मई को यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1998 में इसी दिन पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण करके परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना था भारत। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 1999 से मनाया जा रहा है, मतलब 11 मई को। तो पहला तो करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तो सारे के सारे सही हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, प्रतिवर्ष 11 मई को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और भारत की 1998 में इसी दिन पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया था। और इसके साथ ही इसी दिन भारत ने स्वदेश निर्मित हंस 3 एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण किया था। तो अभी हाल ही में 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपाया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला यदि पकड़ा जाता है तो संबंधित देश या आर्मी उसे किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करेगी। इसके तहत उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। देखिए, करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपाया जाता है। और इतना ही नहीं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला यदि पकड़ा जाता है तो उसमें अपनी भूमिका जो है उसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने बेबी मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें अजय नाम का कैरेक्टर अक्षय कुमार है उसमें। तो उसमें एक सीन है वहाँ पर कि यदि वो मतलब नेपाल में एक स्ट्राइक करनी है, वहाँ पर जाके यदि पकड़ा जाए अजय, तो अजय को भारत की आर्मी और जो सरकार है वो पहचानने से इनकार कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, जैसे उरी के साथ हुआ, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। तो देखिए, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को इस बात की भी पूरी जानकारी होती है कि यदि ऐसा हुआ तो हमारी आर्मी या हमारी जो सरकार है हमको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि वे पकड़े गए तो सरकार उन्हें किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करेगी। और इस तरह के ऑपरेशन को कवर्ट ऑपरेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल चर्चा में रही जुलू जनजाति के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, जुलू जनजाति अंडमान निकोबार के प्रमुख निवासी हैं और इनकी 1 करोड़ की आबादी इन्हें अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बनाती है। देखिए, 1 करोड़ को ज़्यादा नहीं हो गया अंडमान निकोबार के लिए? गलत है स्टेटमेंट, पहला भी गलत है। ये दक्षिण अफ्रीका की है, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। कोविड-19 के कारण समाचारों की सुर्खियों में है। तो देखिए, उपरोक्त दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख निवासी हैं, न कि अंडमान निकोबार के। उनकी 1 करोड़ की आबादी उन्हें दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बनाती है। और ये समाचारों की सुर्खियों में, न्यूज़ में, क्योंकि इस जनजाति में कोविड-19 फैलने की जो है संभावना बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है और इसकी स्थापना 1945 में नीदरलैंड के शहर हेग में हुई थी। क्यों पूछा जा रहा है प्रश्न? क्योंकि ये समाचारों की सुर्खियों में है कुलभूषण के केस को लेकर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना 1945 में नीदरलैंड के शहर हेग में हुई थी और 1946 से इसने काम करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम से चर्चा में रहे फीफा ट्रॉल क्या है?
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम से संबंधित फीफा ट्रोल क्या है, जो समाचारों की सुर्खियों में? संक्रमण को खत्म करने वाली कोई वैक्सीन है क्या? कोविड-19 की जांच करने के लिए कोई टेस्ट किट है, या फिर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोई आयुर्वेदिक औषधि है फीफा ट्रोल? तो कोई टेस्ट किट नहीं है फीफा ट्रोल, कोई वैक्सीन नहीं है फीफा ट्रोल, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए। तो फीफा ट्रोल जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और प्राचीन औषधियों का मिश्रण है। फीफा ट्रोल एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और संक्रमण, फ्लू, दर्द से लड़ता है। यह नाक बंद होने, गला खराब होने, शरीर और सिर दर्द होने जैसी समस्याओं से तेज़ी से निजात दिलाने वाली जो है एक प्राकृतिक दवा का मिश्रण है। देखिए फीफा ट्रोल में होता क्या क्या है। गुदुंची, संजीवनी, घनवटी और दारू हरिद्र, अपामार्ग और चिरायता, करंज, कुटकी, तुलसी, गोदांती मतलब भस्म, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कृति रस, संजीवनी बटी जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है फीफा ट्रोल। न्यूज़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। करती क्या है ये? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है आपकी, जो मदद करेगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शियान H-20 क्या है? सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान, सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान, सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान और सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान। तो ये एक बम वर्षक विमान है, वो भी सुपरसोनिक। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या ये पाकिस्तान का है, क्या चीन का है, क्या भारत का है, क्या यूएसए का? किसका है ये? किसका है जो हाल ही में बनाया गया है? देखिए अमेरिका का नहीं है ये पाकिस्तान का भी नहीं है, इन दोनों में से किसी एक का है। किसका है? चीन का है। तो देखिए शियान H-20 बम वर्षक विमान अमेरिका के B-2 या B-21 की नकल है। यह विमान परमाणु और परंपरागत मिसाइलों से लैस है। इस विमान पर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगी हुई हैं और इस विमान से 5300 मील के दायरे में कहीं भी परमाणु बम गिराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अटल पेंशन योजना सुर्खियों में रही। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष पूरे, देखिए होने रह गया यहाँ पर, होने के उपलक्ष्य में। चलिए, तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है जिसके पास बैंक खाता है। इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसमें पुरुष तथा महिला सदस्यता 50:50 के अनुपात में है। देखिए 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है जिसके पास बैंक खाता हो। पहला वाला करेक्ट है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दूसरा भी करेक्ट है। पुरुष तथा महिला सदस्यता इसमें 50:50 नहीं है, पुरुष ज़्यादा है, महिला कम है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे किए हैं और इन 5 वर्षों में इस योजना के दायरे में 2.23 करोड़ श्रमिकों के आने के बाद भी यह योजना भारत में वृद्धजनों की तेज़ी से बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण है। और इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और इसमें पुरुष के साथ महिला सदस्यता अनुपात है 57:43, न कि 50-50। अब देखिए अटल पेंशन योजना को 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है जिसके पास बैंक खाता है। और इसकी विशिष्टता 3 विशिष्ट लाभों के कारण है। सबसे पहले, यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है या करती है। दूसरी बात यह है कि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि की गारंटी दी जाती है। और अंत में दोनों ग्राहकों की मृत्यु की स्थिति में और पति पत्नी पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान कर दी जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो थर्ड आदमी भी नॉमिनी बनकर इसमें ले सकता है, नहीं होगा तभी भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है।
ये दोनों क्रमशः निम्नलिखित में से किन राज्यों के भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं? कहाँ का है सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल? देखिए, तेलिया रुमाल है तेलंगाना का और सोहराई खोबर पेंटिंग है झारखंड की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है, उसी के कारण ये न्यूज़ में है। तो झारखंड की सोहराई पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग का आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था, जबकि तेलंगाना के तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग का आवेदन पुट्टुपक्का हैंडलूम क्लस्टर IHDS के सहायक संघ द्वारा किया गया था। अभी है क्या दोनों? देखिए, सोहराई खोबर पेंटिंग के बारे में, झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोबर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित होती है और इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बात करें तेलिया रुमाल की, तो तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके ही बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं, मतलब किसी मशीनीकृत द्वारा नहीं, क्योंकि वो छोटा छोटा काम होता है जो केवल हाथ की कारीगरी ही उसको निकाल सकती है। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल हो गया, काला हो गया और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे पहला जीआई टैग कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मत बताना, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन के संदर्भ में एक असत्य है इन चारों में से। देखिए, इस ऐप का उद्देश्य राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करना है। इस ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मजदूरों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में सहायता मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन है, व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे कि शैक्षिक योग्यता, बैंक डिटेल्स आदि का विवरण नहीं लेती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको बनाया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की है। बी भी सही है, ए भी सही है, डी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, उसका नाम, उसका बैंक डिटेल्स, ये सब, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट, कोविड-19, इन सब की जानकारी लेती है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस एप्लीकेशन की शुरुआत मुख्य रूप से कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए की गई है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य राज्य में वापस लौट रहे प्रवासियों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है या मदद करना है। साथ ही ये जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से मजदूरों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी और इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार तथा आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस एप्लीकेशन में व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे कि उसका नाम, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका स्थायी और अस्थायी पता, उसकी बैंक डिटेल्स और कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग की जो भी उसका टेस्ट है और पेशेवर अनुभव आदि जो है ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेलामाइन जो समाचारों की सुर्खियों में है, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, मेलामाइन एक कार्बन आधारित रसायन होता है जो आमतौर पर नाइट्रोजन से संबद्ध सफ़ेद क्रिस्टल मतलब वाइट क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। व्यापक तौर पर मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक, गोंद और काउंटर टॉप्स और वाइट बोर्ड आदि बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2007 में चीन से निर्यातित कुछ खाद्य पदार्थों में मेलामाइन पाए जाने के कारण अमेरिका में कई जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। क्या इस तरह का आंकड़ा देकर अगर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा तो इसमें कुछ स्टेटमेंट कहाँ फेरबदल कर सकती है? अमेरिका की जगह इंडिया कर सकती है, लेकिन अमेरिका सही है, यहाँ पर तीनों करेक्ट हैं।
तो देखिए बंगलुरु स्थित क्यों पूछा गया प्रश्न, बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC के शोधकर्ताओं ने दूध और डेयरी उत्पादों में, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कम लागत वाली एक तकनीक विकसित की है। मेलामाइन एक कार्बन आधारित रसायन होता है जिसे दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की मिलावट करने से गुर्दे संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और गुर्दा पूरी तरह खराब हो सकता है। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें।